रिकॉर्डिंग लगा देते। अब हम लोग पढ़ेंगे जो है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन के बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है आपका पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन। ठीक है, तो देखते हैं पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन क्या है। पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन की जब बात करोगे आप लोग, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन। पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन तो पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन में आप लोग देखोगे यहाँ पर कहानी क्या है। तो देखते हैं, यहाँ पर हमने मान लिया ये एक जियोग्राफिकल एरिया है, यहाँ पर ये एनिमल्स रह रहे हैं। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि इसी में से कुछ पार्ट में जो है डिवीजन स्टार्ट हो गया, ये एनिमल इतने अलग हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गए, तो आप बोलोगे जियोग्राफिकल बैरियर बन गए। क्या बन गए, जियोग्राफिकल बैरियर्स बन गए। अब जियोग्राफिकल बैरियर बनने के बाद देखिए क्या हुआ, तो आप बोलोगे यहां पर जो है आपका डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर एंड आप बोलोगे जो है सिलेक्शन प्रेशर अंडर differential environment across barrier। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जियोग्राफिकल बैरियर में आप देखोगे कुछ जो है, जो आपका जैसे बैरियर बनेगा वैसे पेरीपेट्रिक में क्या होगा, यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल इधर रह गए, कुछ उधर चले गए अलग। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये पॉपुलेशन अलग हो गया इससे, और इसमें जो इंडिविजुअल अलग हुए बेटा, इनमें आप बोलोगे इनको हम बोलते हैं फाउंडर पॉपुलेशन। ये क्या है, फाउंडर पॉपुलेशन है, जो पहले हमने बताया था आपको। तो फाउंडर पॉपुलेशन ऐसी पॉपुलेशन थी जो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन से अलग होके अपना जो है अलग तरीके की स्पीसीज बन गई। तो अब ये आगे जाके क्या होगा, ये अलग स्पीसीज हो जाएंगी धीरे धीरे, और ये अलग स्पीसीज हो जाएंगी आगे जाके, इनके जो नया प्रोजनी आएगा। तो आप बोलोगे इस तरीके की स्पेसिएशन को हम क्या बोलते हैं, पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन। क्या बोलेंगे, पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन। दूसरा देखिए इसके बाद में तीसरा वाला हमारा पार्ट है वो है आपका सिम्पैट्रिक। तो सिम्पैट्रिक की बात करोगे आप, सिम्पैट्रिक आइसोलेशन, उसमें देखते हैं कहानी क्या है। तो सिम्पैट्रिक आइसोलेशन में आप बोलोगे यहां पर कुछ इंडिविजुअल रह रहे हैं। अब यहां पर क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ, क्योंकि यहां पर तो कोई जियोग्राफिकल आइसोलेशन तो था नहीं, तो म्यूटेशन हुआ और प्लॉइडी लेवल इनका चेंज हो गया। प्लॉइडी लेवल का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ जीन्स चेंज हो गए, और जैसे ये चेंज हुआ तो एक ही इकोलॉजिकल उसमें कुछ अलग तरीके के एनिमल्स बन गए। एक ही इकोलॉजिकल जो है आप देख रहे हो, ये इसका एक ही तरीके का था। तो यहाँ पर क्या था आपका, ये वाले जो इंडिविजुअल थे आप बोलोगे इकोलॉजिकल आइसोलेशन हो गए। कैसा आइसोलेशन हो गया, इकोलॉजिकल आइसोलेशन हो गया। मतलब आप देखोगे यहाँ पर ये अलग हो गए इनसे, पेरेंटल पॉपुलेशन से। ठीक है, तो ये नई स्पीसीज आगे बन जाएंगे। तो आप बोलोगे अब इसमें होगा क्या, तो यहाँ पर आप बोलोगे ये इतने इंडिविजुअल जो थे ये न्यू सब स्पीसीज बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, न्यू सब स्पीसीज बन जाएगा, और यहाँ वाले पुराने वाले बन जाएंगे आपके। फिर आगे जाके आप देखोगे यही न्यू स्पीसीज जो होंगी ये फॉर्मेशन हो जाएगा इनका क्या, न्यू स्पीसीज का। तो ये न्यू स्पीसीज बन गई आपकी, बात समझ में आई कि नहीं। तो इस तरीके से हमने देखा जब जियोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं होता है तो आप बोलोगे एक ही इकोलॉजिकल सिस्टम में या इकोसिस्टम में आप देख रहे हो
यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल्स में म्यूटेशन हुआ, क्रोमोसोमल नंबर में चेंज हुआ प्लॉइडी लेवल पे, और इकोलॉजिकल आइसोलेशन हो गया, जिसकी वजह से आप बोलोगे नई सब स्पीसीज बनेगी, और यही नई सब स्पीसीज न्यू स्पीसीज में डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सिंपैट्रिक हो गया। सिंपैट्रिक का मतलब साथ साथ। फिर सर एक चौथा बार आइसोलेशन का मीनिंग बता दो। आइसोलेशन का मतलब हुआ अलग करना। ठीक है, ओके तो सर। चौथे नंबर पर आप बोलोगे पैरापेट्रिक। तो पैरापेट्रिक में आप बोलोगे यहां पर क्या होगा, when a population when a population when a population of species enters in a new niche or habitat, there is no physical barrier between these population. When a population of species enters in a new niche or habitat, there is no physical barrier between these population. तो इसमें कोई फिजिकल बैरियर था ही नहीं, यहाँ पर आसानी से जीन फ्लो हो रहा था। क्या हो रहा था? जीन फ्लो हो रहा था। अब आप बोलोगे इसमें एग्जांपल क्या होगा, जैसे फ्लाइटलेस ग्रॉस होपर आपका, और आप बोल दोगे स्नेल्स। तो हमने देखा चार तरीके का यहाँ पर स्पेसिएशन है, चार तरीके से नई स्पीशीज बनती है। पहला एलोपेट्रिक और आपका पेरीपेट्रिक। एलोपेट्रिक और पेरीपेट्रिक में जियोग्राफिकल आइसोलेशन था, यानी कि जब आप देखोगे कभी वो एक साथ रह रहे होंगे लेकिन बैरियर बनी, और बैरियर बनने की वजह से अलग अलग, तो उसको हमने क्या बोला, इट इज नोन एज, आप बोलो क्या है आपका, जियोग्राफिकल आइसोलेशन वहां पर प्रेजेंट है, बैरियर्स प्रेजेंट है। लेकिन सिंपैट्रिक आइसोलेशन में और पैरापेट्रिक आइसोलेशन क्या होगा, क्योंकि दोनों में तो सेम ही चीज हो रही है लगभग। किसमें सर एलोपैट्रिक और जो सेकंड वाला था। सिंपैट्रिक नहीं, एक पेरीपेट्रिक नहीं, एक जैसा नहीं हो रहा, देखो ना डिफरेंस है। ये देखो यहाँ पर आपका अलग अलग बैरियर्स हुए, सब स्पीशीज बन गई, एलोपैट्रिक स्पीसीजन हो गया, अलग अलग इंडिविजुअल्स बन गए, आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते थे। दूसरे वाले में आप पेरीपेट्रिक में देखोगे तो यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल्स जो है अलग हुए, ये अलग ही चले गए उठ के। ठीक है, कुछ इंडिविजुअल्स, यहाँ पे पूरे इंडिविजुअल नहीं थे, यहाँ पर देखो पूरा जो है अलग अलग पॉपुलेशन बन गए। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा पार्ट केवल जो है इंडिविजुअल्स का अलग हुआ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा पार्ट अलग हो रहा है, वहां पर पूरे अलग हो रहा है। अब इसके बाद में आप बोलोगे जो है पेरीपेट्रिक हो गया। अब स्पेसिएशन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। तो वो आपका थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल जो था ये प्रपोज किया गया था, इट इज प्रपोज्ड किसके थ्रू? तो आप बोलोगे जीएच हार्डी। किसने इसको प्रपोज किया था? जीएच हार्डी, है ना, ये एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, और इसके अलावा दूसरे थे, उनका नाम था वीनबर्ग, डब्ल्यू वीनबर्ग। तो हार्डी और जो है वीनबर्ग दोनों मिलके दिए थे इसको। ये एक फिजिशियन थे, जर्मन फिजिशियन। और इन्होंने बताया था 1908 में इस प्रिंसिपल को। ये जो रूल था हार्डी वीनबर्ग का, जो प्रिंसिपल था, इसको दिया गया था प्रिंसिपल को
तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में देखिए क्या बताया था इन्होंने, यहां पर बताया गया कि जो लॉ था वो डिफाइन कर रहा था, लॉ डिफाइंस द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ किसका, तो आप बोलोगे अ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन। तो इन्होंने क्या बताया, जो लॉ था इनका वो डिफाइन कर रहा था किसी जो है नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन का जेनेटिक स्ट्रक्चर, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसी पॉपुलेशन को ये दिखा रहा था, उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर को, जिसमें कोई इवोल्यूशन देखने को नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो लॉ डिफाइन द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन, ठीक है, जो हमें दिख रही है पॉपुलेशंस जिनमें कोई इवोल्यूशन नहीं दिख रहा है, उनके रिस्पेक्ट में ये प्रिंसिपल दिया गया। अब इस प्रिंसिपल में क्या बोला गया कि इट इज एप्लीकेबल फॉर किस लिए, तो आप बोलोगे डाई या मल्टीपल एलिलिक केसेस। तो एप्लीकेशन ये रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए, डाई या मल्टीपल एलिलिक केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा था, रैंडम मेटिंग हो रहा था। विद द रैंडम मेटिंग मतलब किसी पॉपुलेशन में कोई इंडिविजुअल है तो वो रैंडम मीटिंग कर रहा था, ठीक है, among the members of a population। तो किसी पॉपुलेशन में आप बोलोगे रैंडम मीटिंग हो रही थी उनके मेंबर्स के बीच में, ठीक है, पहली बात ये थी। फिर आप बोलोगे कि जो जीन फ्रीक्वेंसीज थी, द जीन फ्रीक्वेंसी and the genotype frequency persist generation to generation। तो इन्होंने क्या बोला, इट इज एप्लीकेबल फॉर द डाई एंड मल्टी आपका एलिलिक केसेस विद द रैंडम मीटिंग अमंग द मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन। तो आपस में रैंडम मीटिंग कर रहे थे जो मेंबर्स थे पॉपुलेशन के, और जो जीन फ्रीक्वेंसीज थी और उनका जो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी था वो परसिस्ट कर रहा था, मतलब रह रहा था जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। अब जीन फ्रीक्वेंसी जो थी वो क्या थी, तो आप बोलोगे जीन फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी with which a particular allele occurs in a population। किसी पॉपुलेशन में जो आपका जीन फ्रीक्वेंसी क्या है, किसी एलील का कितना जो है आपका कितने एलील प्रेजेंट है, उसी को हम बोल रहे हैं जीन फ्रीक्वेंसी। तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। जीन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि आप यहां पर लिख लोगे जीन फ्रीक्वेंसी is the frequency with which a particular allele occurs in a population। तो इन्होंने क्या बोला, जीन फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी विद विच अ पार्टिकुलर एलील अकर इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। जीन फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जहां पर आप देखोगे पर्टिकुलर एलील कितना प्रेजेंट है पॉपुलेशन में, किसी पॉपुलेशन में कितने एलील्स प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं जीन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखिए, आप बोलोगे इफ
certain क्या है वहां पर, if certain conditions existed, if certain condition existed, gene frequencies are supposed to remain fixed and even remain the same through the generation. इन्होंने क्या बोला, इफ सर्टेन कंडीशन एग्जिस्टेड, अगर कुछ कंडीशन एग्जिस्ट कर रही वो भी मैं बता दूंगा क्या क्या है, जो जीन फ्रीक्वेंसी होगी आर सपोज टू रिमेन फिक्स, तो वो उस पॉपुलेशन में जीन का फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड रहता है, एंड इवन आप बोलोगे वहां पर क्या होगा, एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू द जनरेशन, तो जनरेशन टू जनरेशन वो कैसी रहेंगी बेटा, सेम रहेंगी। अब इसके बाद बोलेंगे दस द हार्डी-विन प्रिंसिपल, इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं, दस द हार्डी-विन प्रिंसिपल क्या होगा, स्टेट दैट, क्या बोला गया, एलिल फ्रीक्वेंसी state that allele frequency in a population allele frequency in a population are stable and is constant from generation to generation, फिर आप बोलोगे द जीन पूल क्या है, सम ऑफ एलील फ्रीक्वेंसीज इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन में जो सम ऑफ एलील होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीन पूल, या जीन का जितना सम होता है उसको बोलते हैं जीन पूल। द जीन पूल टोटल जीन एंड देयर एलील फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन, जीन पूल को हम क्या बोलते हैं, टोटल जीन्स एंड देयर एलील फ्रीक्वेंसीज their alleles in a population, तो पॉपुलेशन में टोटल जो आपकी जीन्स हैं उनकी एलील फ्रीक्वेंसीज हैं, उनको अगर सम कर दोगे तो बोलेंगे जीन पूल। ठीक है, आप बोलोगे ये भी क्या रहता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट, तो जब जीन फ्रीक्वेंसीज कांस्टेंट हैं तो कोई इवोल्यूशन होने का चांस ही नहीं था, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड क्या बोलेंगे बेटा, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। मतलब क्या हुआ कि भाई जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या है, आप बोलोगे जब जीन पूल कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि ना कोई जीन ऐड हो रहा है ना कोई डिलीट हो रहा है, तो आप बोलोगे वो आपका जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन की हुई है पॉपुलेशन, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना है, कोई इवोल्यूशन नहीं होगा। अब कुछ एजम्पशंस थे इस हार्डी-विनबर्ग लॉ के, उसको हम देखेंगे। एक बार आप लोग देख लो, इस चीज को कंफर्म कर लो, समझ में आ गई एक लाइन।
समझ में आ गई सबको ये बातें जितनी मैंने बताई? मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, चलो एक एक बात को दोबारा से। जीएच हार्डी जो थे मैथमेटिशियन थे, वीनबर्ग जो थे वो फिजिशियन थे। 1908 में इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, वो दिया नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन के लिए, यानी कि ऐसी पॉपुलेशन जिनमें कोई इवोल्यूशन हमें देखने को नहीं मिल रहा, एज इट इज चली आ रही, तो वो भी तो पॉपुलेशन है। तो वो कैसी पॉपुलेशन है? तो उनको इन्होंने बोला कि वो नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन है। अब इन्होंने बोला ये जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल होगा डाई और मल्टीपल तो पॉपुलेशन। जब उस पॉपुलेशन में रैंडम मीटिंग हो रही होगी किसी पॉपुलेशन में, तो जीन फ्रीक्वेंसी और जेनेटिक जो जीनोटाइप होगा आपका फ्रीक्वेंसी, वो परसिस्ट करेगा जनरेशन टू जनरेशन, मतलब आगे जनरेशन टू जनरेशन वो पास होता रहेगा। फिर आगे देखिए, फिर बोला कि जीन फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी विद व्हिच अ पार्टिकुलर एलील अकर इन अ पॉपुलेशन। जीन फ्रीक्वेंसी है क्या? तो आप बोलोगे वो फ्रीक्वेंसी, वो एलेलिक फ्रीक्वेंसी जो किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं जीन फ्रीक्वेंसी। अब इन्होंने बोला कि कुछ सर्टेन कंडीशन अगर एग्जिस्ट करें हम, तो जीन फ्रीक्वेंसी जो होता है वो फिक्स्ड रहता है। और इसके साथ साथ में आप बोलोगे जनरेशन टू जनरेशन ये फिक्स्ड ही रहता है, जनरेशन भी वैसी रहती है। तो हार्डी-विन प्रिंसिपल जो था उसने कहा कि ऑल फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड कांस्टेंट फॉर जनरेशन टू जनरेशन। इन्होंने क्या बोला कि जितना आप देखोगे जीन फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो क्या रहेंगी, फिक्स्ड रहेंगी, स्टेबल रहेंगी और कांस्टेंट रहेंगी जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि उनके अंदर कोई जेनेटिक चेंजेस नहीं होंगे। और जेनेटिक चेंजेस नहीं होंगे तो आप बोलोगे कि वहां पर कोई भी इवोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। पहली बात। दूसरा देखिए, इसमें बोला गया कि जो जीन पूल है जहां पर टोटल जीन्स और देयर एलील्स हैं, जो है सम ऑफ टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन, उसको हम जीन पूल बोलते हैं, वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। और वो कांस्टेंट हो गया तो इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो ये बातें बोली। अब इन्होंने कुछ एजम्पशंस दिए थे, तो एजम्पशंस क्या थे वो देख लेते हैं हम लोग। एजम्पशंस, assumptions of Hardy, assumptions of Hardy-Weinberg। तो assumptions में हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन है उसको क्या होना चाहिए, शुड बी रैंडम मीटिंग करनी चाहिए। तो मीटिंग उनमें रैंडम होना चाहिए, ऐसा नहीं सिलेक्टेड हो, रैंडम मीटिंग होनी चाहिए। फिर देखिए आप बोलोगे क्या होगा, जो साइज है पॉपुलेशन का, द साइज ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन का साइज है, साइज ऑफ पॉपुलेशन वो कैसा होना चाहिए। तो इन्होंने बोला वो शुड बी कैसा होना चाहिए, शुड बी इनफ। और आप बोलोगे कैसा होना चाहिए, इफेक्टिवली लार्ज, तो बड़ा होना चाहिए पॉपुलेशन, जबकि जेनेटिक ड्रिफ्ट में हमने देखा था छोटा पॉपुलेशन था। फिर आप बोलोगे इसके अलावा क्या है, पॉपुलेशन जो है मस्ट नॉट बी subjected to any evolutionary force, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, इवोल्यूशनरी फोर्स कोई नहीं लगना चाहिए। तो पॉपुलेशन मस्ट नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी इवोल्यूशनरी फोर्स, कोई इवोल्यूशनरी फोर्स वहां पर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, दैट इज, आप बोलोगे वो कौन सा है, तो आप बोलोगे these must not be नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन भी वहां पर नहीं होना चाहिए, उस पॉपुलेशन में कोई इवोल्यूशनरी फोर्स नहीं लगना चाहिए। और आप बोलोगे म्यूटेशंस भी नहीं होने चाहिए।
ठीक है, और माइग्रेशन भी नहीं होना चाहिए। ये कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे एलिल फ्रीक्वेंसीज चेंज हो जाए, ठीक है, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो इसी थ्योरी को इन्होंने बताया हार्डी एंड वर्गलो ने, और कुछ एजम्पशंस भी लिए उनके कि भाई ये एजम्पशंस होनी चाहिए। अब इन्होंने एक जो है आपका एक तो वो दिया, क्या बोलते हैं उसको, मैथमेटिकल इक्वेशन दिया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ इज इक्वल टू 1। अब इन्होंने क्या बोला इसमें, P के लिए इन्होंने यूज किया, इन्होंने बोला इट रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल ए, ठीक है। तो एलिल ए एंड ए का फ्रीक्वेंसी कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, P स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा था। ऐसे ही हम बोलेंगे यहां पर जो है आपका, सॉरी ये लिखेंगे ऐसा, P स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल ए होमोजाइगस डोमिनेंट, इसको जो है आपका ये क्या कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था। क्यों को देखिए क्या इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल किसमें, तो आप बोलोगे ए हेट्रोजाइगस, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा था पॉपुलेशन में। और पी क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, तो पी क्यू रिप्रेजेंट कर रहा था आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल इन पॉपुलेशन ऑफ ए एंड ए। तो हेट्रोजाइगस को ये रिप्रेजेंट कर रहा था, ये आपका रेसेसिव को, और ये आप बोलोगे डोमिनेंट को, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला दिया गया, ठीक है। इनके क्वेश्चंस कुछ आपको मिलेंगे, वो आप लोग कर लेना, अगर ना हो पाए तो मुझसे बताना, मैं फिर करके बता दूं, ठीक है। अब एप्लीकेशन क्या था इनका, तो इट इज अप्लाइड फॉर एक्स लिंक्ड जीन्स एंड मल्टीपल जीन्स एलिल फ्रीक्वेंसी। और हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो था वो जेनेटिक काउंसलिंग में भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल था, आप याद रखिएगा। ऐसी पॉपुलेशन जो नॉन इवोल्यूशनरी पॉपुलेशन है उनके लिए जो है हार्डी विनबर्ग बताया गया कि पॉपुलेशन रैंडमली मेटिंग करना चाहिए, इफेक्टिवली लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए, और इवोल्यूशनरी फोर्स को उस पर नहीं लगना चाहिए, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, माइग्रेशन नहीं होने चाहिए, एलिल कोई भी जुड़ना या आपका घटना नहीं चाहिए उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन से। कुल मिला के पॉपुलेशन को स्टेबल बना दिया, वहां पर कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो आप बोलोगे कि वो आपका क्या होगा, जो है हार्डी विनबर्ग पॉपुलेशन होगा, जेनेटिक इक्विलिब्रियम को अटेन करेगा, और उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर आप बोलोगे एलिल फ्रीक्वेंसी होमोजाइगस की, एलिल फ्रीक्वेंसी होमोजाइगस रेसेसिव की, और हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसीज का अगर देखोगे तो सबका कांस्टेंट आएगा, है ना, 1 रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल हो गया। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेटा स्टार्ट होगा, उसको हम बोलेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन। कौन सा टॉपिक है, ह्यूमन इवोल्यूशन। तो देखते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन के केस में क्या कहानी, हेडिंग डालेंगे हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन में जब आप बात करोगे तो आप बोलोगे शुरुआत हुई थी ट्री पे रहने वाले श्रू से। तो ट्री के ऊपर जो श्रू रह रहे थे, छोटे छोटे चूहे नुमे जैसे जो है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इनकी सबसे पहले ऑरिजिन जो मैमल बने वो देखे गए। तो ट्री पर रहने वाले श्रू जो थे, इनमें देखा गया ये करीब करीब पैलियोसीन में ही आ गए थे। कब आ गए थे, पैलियोसीन में ही आ गए थे। और इसके बाद आप देखोगे टाइम ड्यूरेशन कितना था, 65 मिलियन ईयर्स एगो के आसपास की बात। इनसे बन गए लीमर, एंड आप बोलोगे लीमर के अलावा क्या बने, आप बोलोगे टेरियर्स, ठीक है, लीमर एंड टेरियर्स, ठीक है। तो ये बने इयोसीन में, ठीक है। अब देखिए लीमर से आप बोलोगे बेटा क्या बने, तो आप बोलोगे लीमर से बने आपके पैरापिथेकस,
क्या बने, पैरापिथेकस। लेकिन पैरापिथेकस से पहले वहां पर आप बोलोगे न्यू वर्ड जो था, न्यू वर्ड मंकी जो थे वो बनना चालू हो गए। ठीक है, न्यू वर्ड मंकी बनने इससे। अब पैरापिथेकस से फिर से आपके कुछ इंडिविजुअल्स बने और उनको बोला गया ड्रायोपिथेकस। क्या बने, ड्रायोपिथेकस। और ड्रायोपिथेकस से बेटा आप बोलोगे क्या बने, इनसे पहले आप बोलोगे ओल्ड वर्ड मंकी। क्या बन गए, ओल्ड वर्ड मंकी बन गए। तो ये कहानी थी ड्रायोपिथेकस के केस में। अब ड्रायोपिथेकस लगभग आप बोलोगे ये आपके पैरापिथेकस ओलाइगोसीन में बने। इसमें बने, ओलाइगोसीन में बने, लगभग 38 मिलियन ईयर्स एगो पुरानी बात थी। अब ड्रायोपिथेकस जो बेटा बने वो कब बने, तो आप बोलोगे ड्रायोपिथेकस जो बने वो मायोसीन के टाइम पे बने। जो इपॉक थे उनकी बात करें, मायोसीन लगभग 25 मिलियन ईयर्स एगो। अब ड्रायोपिथेकस बनने के बाद में क्या हुआ, देखिए इस ड्रायोपिथेकस से जो है आपके अलग अलग तरीके के इंडिविजुअल्स डेवलप हुए। ड्रायोपिथेकस से आपका बना, मैं लिखे दे रहा हूं यहां पर, सबसे पहले गिब्बन। गिब्बन के अलावा बेटा कौन बनेगा, तो आप बोलोगे ओरंगटन। ओरंगटन बना। ओरंगटन के बाद में आप बोलोगे चिंपैंजीज बने। फिर आप बोलोगे चिंपैंजीज के बाद में कौन बना, गोरिल्ला। फिर आप बोलोगे गोरिल्ला के बाद में बेटा कौन बना, तो आप बोलोगे अलग एक इंडिविजुअल बने, रामापिथेकस। ठीक है, रामापिथेकस बन गए। रामापिथेकस जो थे ये करीब करीब 25 मिलियन ईयर्स एगो पहले आए, और इन रामापिथेकस में मियोसीन में आए, और इनसे बेटा बन गए आपके ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। कौन बन गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में आप बोलोगे 7 मिलियन ईयर्स एगो पहले की बात है, तभी आए, और टाइम चल रहा था इपॉक प्लायोसीन। उसके बाद में आप बोलोगे इनसे बने होमो हैबिलिस। कौन बने, होमो हैबिलिस। कौन बने, होमो हैबिलिस बने। और आप बोलोगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस से यहां पर आप बोलोगे 2 एनिमल निकले। कौन कौन से, तो आप बोलोगे यहां पर आपका क्या था, एक था ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस। कौन बना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस। और दूसरा जो बना उसको बोला गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोसाई। ठीक है, तो ये 2 बने, और फिर होमो हैबिलिस बन गए। अब होमो हैबिलिस से बेटा कौन बना, होमो इरेक्टस। कौन बन गया, होमो इरेक्टस। और होमो इरेक्टस से कौन बना, तो आप बोलोगे क्रोमैग्नन। कौन बन गया, क्रोमैग्नन। और यहीं से निकला एक निएंडरथल। कौन बन गया, निएंडरथल। और क्रोमैग्नन से बेटा कौन बना, तो आप बोलोगे होमो सैपियंस बना। तो ये इतना बड़ा जो है आपका ह्यूमन इवोल्यूशन है, जो कि होलोसीन चल रहा है अभी। इसमें जो डोमिनेटेड है वो कौन है, आपका होमो है सैपियंस। ठीक है, तो ये इतने सारे हमको पढ़ना है। तो आप बोलोगे प्रायर टू एपमैन कौन कौन से थे, एपमैन बनने से पहले कौन कौन जो है आपके वो थे, ह्यूमंस के जो आपके एंसेस्टर्स थे वो कौन थे। देखिए प्रायर टू एपमैन में आप आओगे तो आप बोलोगे ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस। ये 2 ऐसे इंडिविजुअल थे जो एपमैन के पहले आए। और एप मैन में आप देखोगे प्री हिस्टोरिक मैन आया, जिसकी आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इन चीजों को। तो सबसे पहले आप बोलोगे प्रायर टू इसके एप मैन।
तो एप मैन के पहले कौन है उसकी बात करें। तो पहला जो है आपका वो है आपका ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस ड्रायोपिथेकस की बात करोगे बेटा तो इनके केस में हम लिखेंगे कुछ बातें जो इनसे पूछी जाती हैं। देखिए पहली बात क्या थी ड्रायोपिथेकस की कि इनका टाइम पीरियड लगभग 20 to 25 मिलियन ईयर्स एगो था और टाइम चल रहा था मायोसिन। दूसरा बात देखिए इसके बाद में आप बोलोगे ये अफ्रीका एंड आप बोलोगे यूरोप, अफ्रीका एंड यूरोप में देखे गए, वहां पर बने एप लाइक जो है इनके स्ट्रक्चर थे और आर्म्स जो थी वो थी, है ना, एंड जो लेग्स थे लेग्स वो सेम लेंथ के थे, यानी कि आर्म्स और लेग बराबर थे। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद आप बोलोगे लार्ज इनके कैनाइन थे। लार्ज क्या थे? कैनाइन थे, कैनाइन लार्ज थे। उसके अलावा आप बोलोगे ब्रेन लार्ज था, इनका ब्रेन बड़ा था, ब्रेन लार्ज था। इसके अलावा बेटा आप बोलोगे विदाउट ब्रोरिजेस, ब्रोरिजेस नहीं थी इनके पास। फिर आप देखिए इसके अलावा आप बोलोगे ये आर्बोरियल थे। आर्बोरियल मतलब पेड़ पे रहने वाले। और क्या करते थे? सॉफ्ट फ्रूट ईटिंग थे, फ्रूट्स खाते थे। सॉफ्ट फ्रूट्स जो थे वो खाते थे और लीव्स खाते थे। तो ये इनकी इतनी बातें थी ड्रायोपिथेकस की, ये आप ध्यान रखिएगा। अब ड्रायोपिथेकस से जो आपके नेक्स्ट एनिमल बने, जो आपके वो ह्यूमन का एंसेस्टर जो थे, दूसरे जो ड्रायोपिथेकस से बने वो कौन से थे? रामापिथेकस। तो रामापिथेकस में देखा गया यहाँ पर इनके भी कैरेक्टर्स थे कुछ, जैसे ये 14 to 15 मिलियन ईयर्स एगो पुराने फॉसिल्स पाए गए और टाइम था इनका प्लायोसीन के आसपास, प्लायोसीन, ठीक है, या लेट मायोसीन में। फिर आप बोलोगे इनके फॉसिल्स जो थे वो हमको कहां से मिले? फॉसिल्स रिकवर्ड फ्रॉम, कहां से मिले? तो आप बोलोगे वो मिले फॉसिल 14-15 मिलियन ईयर एगो के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा है? मायोसिन, ये प्लायोसिन, PLIOCENE, प्लायोसिन। ये इपॉक थे, इपॉक याद करो, इपॉक थे। लास्ट वाला जो आपका जो सीनोजोइक जो था, सीनोजोइक में जो आपके ये पीरियड थे क्वार्टरनरी और टर्शियन, उसके बाद इपॉक थे, उसी की बात करें। तो यहाँ पर फॉसिल्स जो थे, फॉसिल्स रिकॉर्ड फॉर्म शिवालिक हिल। फॉसिल्स रिकॉर्ड फॉर्म फ्रॉम शिवालिक हिल। तो जो शिवालिक हिल्स थे वहां से इनके फॉसिल्स मिले, ठीक है, इंडिया में। फिर आप बोलोगे इसके बाद में ट्रीज जो थी, और आप बोलोगे ये ग्राउंड, ट्री एंड ग्राउंड पे रहते थे, ठीक है, सेटलमेंट था इनका। उसके अलावा आप देखिए ट्री एंड ग्राउंड के अलावा आप बोलोगे इनके कैनाइन स्मॉल थे, छोटे छोटे कैनाइन, कैनाइन स्मॉल थे। लार्ज मोलर थे, मोलर बड़े बड़े थे, मोलर टीथ जो थे सीड और नट खाने के लिए। और फिर आप बोलोगे इसी के साथ में ही कहीं कहीं और फॉसिल मिले, जैसे कैनिया पिथेकस। तो कैनिया पिथेकस जो मिला वो कहां पर मिला? केनिया में मिला, नाम से ही पता चल रहा, केनिया में मिला, ठीक है। और ये सिमिलर था किससे? रामापिथेकस से, एकदम मिलते जुलते थे। तो ये आपके हो गए प्रायर टू एपमैन। एपमैन से जो है आप देखोगे एपमैन के जो पहले के जो थे उनकी बात कर ली। अब एपमैन जो है उनमें हम देखेंगे कौन कौन आएगा। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहां पर हम बोलेंगे एपमैन, एपमैन इंक्लूडिंग
इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन। अब इनकी कहानी देखिए, एप मैन जो थे प्री हिस्टोरिक मैन, उनकी बात करते हैं। तो तीसरे नंबर पे आपका आएगा ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसको बोला गया फर्स्ट एप मैन, पहले एप मैन थे। ठीक है, ये अफ्रीकन एप मैन बोला गया टुआंग को, टुआंग अफ्रीकन एप मैन। ठीक है, अब इनके बारे में देखिए क्या बताया गया कि ये 5 मिलियन ईयर्स एगो पुराने थे, करीब करीब प्लायोसीन जो इपॉक था उसमें पाया जा रहा है। दूसरा देखिए, इनको टुआंग बेबी के नाम से भी जाना गया। इस नाम से जाना गया, टुआंग बेबी के नाम से भी जाना गया। ये बाइपीडल लोकोमोशन करते थे, 2 पैरों पे खड़े होके। उसके अलावा आप बोलोगे ओमनीवोरस थे। ठीक है, इनकी डाइट कैसी थी? ओमनीवोरस डाइट थी। इसके अलावा आप बोलोगे ये इरेक्ट होके चलते थे, इरेक्ट पोस्चर था इनका, खड़े होके। उसके अलावा आप बोलोगे ब्रेन कैपेसिटी जो इनकी थी, ब्रेन कैपेसिटी जो थी वो कैसी थी? तो आप बोलोगे ब्रेन कैपेसिटी जो थी वो लगभग 500 सीसी के आसपास थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आप बोलोगे ये केव में रहते थे, मतलब आप बोलोगे गुफा में रहते थे। उसके अलावा इसमें लूसी नाम दिया गया, लूसी, फीमेल ह्यूमन एंसेस्टर। तो इनकी जो फीमेल्स मिली उनको लूसी बोला गया। ठीक है, ये कहानी थी। अब इसके बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में एप लाइक जो आपके ह्यूमंस का एंसेस्टर्स थे, उनमें आया आपका होमो हैबिलिस। कौन है बेटा? दूसरा आप बोलोगे होमो हैबिलिस। तो चौथे नंबर पे चलते हैं और नेक्स्ट हम बोलेंगे इसमें कौन आया? होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस की बात करोगे तो ये स्किलफुल मैन थे। कैसे थे? स्किलफुल मैन थे, स्किल था इनके पास में। टूल मेकर थे, टूल बना लेते थे। टूल मेकर के साथ साथ में आप बोलोगे ये हैंडीमैन भी थे। ठीक है, अब इनका टाइम जो था बेटा वो देखिए क्या था। तो आप बोलोगे लगभग 2 मिलियन ईयर्स एगो पहले ये मिले, प्लिस्टोसीन में। दूसरा देखिए, आप बोलोगे इनमें जो था बाइपीडल लोकोमोशन था, बाइपीडल लोकोमोशन वो देखने को मिला। इसके साथ साथ में आप बोलोगे ये मूव करते थे, मूव इरेक्ट एंड ओमनीवोरस थे। कैसे थे? ओमनीवोरस थे। इसके अलावा बोलोगे इनकी क्रैनियल कैपेसिटी जो थी, क्रैनियल कैपेसिटी जो थी वो कितनी थी? तो आप बोलोगे लगभग 700 सीसी के आसपास थी। फिर आप बोलोगे यहाँ पर कम्युनिटी जो लाइफ थी वो ये जी रहे थे, है ना, केव में कम्युनिटी बना के रखते थे। अब इसके बाद में आया आपका 5वें नंबर का एनिमल होमो हैबिलिस के बाद में आप बोलोगे होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के केस में बेटा आप बात करोगे तो आप बोलोगे इनका टाइम पीरियड था 1.7 मिलियन ईयर्स एगो पहले। ठीक है, मिडिल प्लिस्टोसीन में ये आए। और फिर आप बोलोगे 1.5 to 1.8 जो है मीटर ये लॉन्ग थे।
ठीक है। मेल जो थे वो फीमेल से बड़े थे, इनके कैनाइन जो थे वो स्मॉल थे, स्मॉल कैनाइन थे, और लार्ज मोलर टीथ थे। मोलर टीथ कैसे थे? बड़े बड़े थे। इसके बाद देखिए आप बोलोगे क्रैनियल कैपेसिटी जो इनकी थी वो कितनी थी, तो यहाँ पर हम बोलेंगे क्रैनियल कैपेसिटी लगभग 800 टू आप बोलोगे 1300 सीसी के आसपास थी। ये सबसे पहले फायर को यूज कर लिया इन्होंने, और खाना वाना बनाने में, उसमें समझो मांस को पकाने में रोल प्ले करते। ठीक है, तो ये आपका होगा होमो इरेक्टस। अब होमो इरेक्टस में 3 फॉसिल्स मिले। 3 फॉसिल्स कौन कौन से थे तो मैं बताया दे रहा हूं यहाँ पर। होमो इरेक्टस के 3 फॉसिल्स, तो कौन कौन से फॉसिल्स थे? पहला था जावा मैन, फिर आप बोलोगे दूसरा था पीकिंग मैन, और तीसरा जो था वो हेडेलबर्ग। ठीक है, ये तीन जो है आदमी के फॉसिल्स मिले। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें सबसे ज्यादा जो आपका सीसी था वो किसका था? हेडेलबर्ग का था, 1300 सीसी के आसपास थे। अब होमो इरेक्टस के बाद में स्टार्ट हुआ ट्रू मैन, या आप बोलोगे नेंडरथल मैन, क्रो-मैग्नन और होमो सैपियंस, वो आए। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे ट्रू मैन। ठीक है, पहला इसमें आप बोलोगे वो कौन सा है? निएंडरथल। निएंडरथल, निएंडरथल मैन। तो निएंडरथल जो मैन थे उनमें जब आप देखोगे तो यहाँ पर फॉसिल्स है, फॉसिल्स है। आप बोलोगे कहां से, तो आप बोलोगे फ्रॉम निएंडरथल वैली। तो निएंडरथल जो वैली था जर्मनी में, वहां से इनके फॉसिल्स मिले। फिर दूसरा देखिए, ये टाइम जो था वो था प्लीस्टोसीन के आसपास। इसके आसपास था, प्लीस्टोसीन के आसपास। फिर आप बोलोगे ये क्या थे? प्रोगनेथस। इनका फेस कैसा था? प्रोगनेथस, आगे की तरफ निकला हुआ। फिर आप बोलोगे क्रैनियल कैपेसिटी इनकी 13 टू 1600 सीसी के आसपास थी। ये ओमनीवोरस थे, ये ओमनीवोरस थे, और इनके अपने रिचुअल्स भी कुछ होते थे। ये ऐसे ह्यूमन थे जिन्होंने सबसे पहले जो है आपका रिलीजन वगैरह को फॉलो करना स्टार्ट किया। ठीक है, फिर आप बोलोगे जो है नेक्स्ट इनके बाद जो है निएंडरथल के बाद में वो कौन से है, तो आप बोलोगे निएंडरथल के बाद में क्रो-मैग्नन। कौन आया? क्रो-मैग्नन, या इनको हम बोलते हैं ये होलोसीन के टाइम पे है। अभी जो टाइम चल रहा है उसको हम बोलते हैं होलोसीन इपॉक। अब इसमें बोला गया कि इनके जो क्रो-मैग्नन रॉक जो थी वहां से इनके फॉसिल्स मिले। ये 1.8 मीटर के आसपास टाल थे। ठीक है, उसके अलावा बोलोगे आप ये ऑर्थोग्नेथस थे। कैसे थे? ऑर्थोग्नेथस थे। दूसरा आप बोलोगे क्रैनियल कैपेसिटी जो थी वो कैसी थी, तो आप बोलोगे क्रैनियल कैपेसिटी जो थी वो लगभग 1650 सीसी के आसपास, 1650 सीसी के आसपास। सर ऑर्थोगेनेसिस का मतलब क्या है? ऑर्थोग्नेथस मतलब जो आपका ये जबड़ा हुआ था ना, ये निकला हुआ था। ठीक है, तो ये ऑर्थोग्नेथस थे, ओमनीवोरस थे। फिर टूल को ये भी यूज कर रहे थे, औजारों को ये भी यूज कर रहे थे। फिर आप बोलोगे ये केव को पेंट किया इन्होंने, जो पेंटिंग केव्स मिली इन्हीं के टाइम की थी। ठीक है, अब इसके बाद आपका लास्ट वाला 8 जो है वो होमो सैपियंस है, जो अभी हम लोग होमो सैपियंस। तो इसके बारे में कुछ बताना नहीं, आपको पता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया, ह्यूमन इवोल्यूशन भी करवा दिया, सारी चीजें कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिए, कर लीजिएगा, क्वेश्चंस वगैरह करिए इसके।
अब इसके बाद में जो है आपका कौन सा ये बोर्ड में कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है आपके, ये बताइए मुझे जरा। क्या सर? बोर्ड्स में इस बार कौन सा चैप्टर आ रहा है?